ओके, तो ये आज हमारा आखिरी इंटरेक्टिव सेशन है। और वैसे बहुत सारे बीच में सेशंस मैंने रखे थे बल्कि, मगर किसी ने भी अटेंड नहीं किया। आई डोंट नो कि क्यों वैसे हो रहा है। मैंने मल्टीपल टाइम्स आप लोगों से कोशिश की है कि आप अपनी कन्वेंस का टाइम पूछूं, रात का टाइम हो, दिन का, सुबह का, जो भी आपको सही लगे। तो आपकी तरफ से जो सजेशन पहले आई थी कि रात को होना चाहिए 10 बजे, तो रमजानों में उस टाइम भी रखा था मैंने क्लास। फिर ये सजेशन आई कि नहीं, दिन को होना चाहिए 10-11 बजे, फिर उस टाइम मैंने क्लासेस रखी हैं। मगर स्टिल जो पार्टिसिपेशन है आप लोगों की तरफ से, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। और उसके अलावा सेशन मार्क्स में अभी थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूँ। क्विज में किसी की भी मुझे कोई रिसीव नहीं हुई सिवाय एक सर सर जो है ना सेशन मार्क रात तक फाइनल कर दें। अभी मैं स्टेटस शेयर कर दूंगा जो भी आप लोगों का है कि आप लोगों ने क्या क्या किया, ताकि सबको आइडिया हो जाए। फिर बाद में ना वो शिकायत जहन में ना रहे कि हमने ये किया था, ये नहीं, नहीं किया था। नहीं सर वो मैंने ठीक जो है। ना दो दो असाइनमेंट दो क्विज कर लिए हैं। बाकी तीसरी असाइनमेंट तीसरा क्विज करके मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। क्विज का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, क्विज असाइनमेंट्स की तरह नहीं होता कि दे तो दिया असाइनमेंट तो 2 हफ्ते बाद। हाँ, कोई असाइनमेंट में हो सकता है, चलो मैंने डेट सेक्शन की थी और की भी हैं कि आप लोग अपने हिसाब से उसको कर लें टाइम का। 28 जून है। ठीक है। मैंने मल्टीपल टाइम हम्म, उसको एक्सटेंड किए हैं, क्योंकि पहले मैंने असाइनमेंट बन दी थी, उसको एक टाइम रखा था, फिर उसको एक दफा रिवाइज किया, फिर मैंने लास्ट में ये कहा कि चलो ठीक है, मुझे एंड तक जो है ना सारे मिला के दे दो। मैं अभी सिर्फ स्टेटस शो कर रहा हूँ ताकि अवेयरनेस हो जाए, बाद में जो है ना शिकायत ना रहे किसी को भी। और मिड टर्म के भी इंशाल्लाह आज रात तक मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया ओवरऑल सिनेरियो जो आपका आप लोगों के पार्टिसिपेशन और सेशन मार्क्स के बाद। कोर्स कंटेंट जो ऑलमोस्ट कवर तकरीबन हो चुका है, जो मुझे करवाना था इसमें, और पूरी कोशिश की है इसमें। उसके अलावा रिकॉर्डेड सेशंस मेरे एलएमएस पे शेयर्ड हैं। इंटरेक्ट सेशंस जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं वो भी मैंने यूट्यूब पे रखे हुए हैं, और उनका हाँ रिकॉर्डिंग। यूट्यूब पे रख दिया सर। ठीक फायदा है। होगा यूट्यूब पे आपको। सारे लेक्चर ऑलमोस्ट यूट्यूब पे ही हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जो है ना प्रोसेसिंग फास्ट होती है, अपलोडिंग भी और डाउनलोडिंग भी फास्ट होती है। सो सारे लेक्चर्स मेरे वहां पर ही रखे हुए हैं। ठीक है। सो आप लोग देख लीजिएगा। इंशाल्लाह मेरा पेपर जो है लेक्चर्स में से ही है, और जो मैंने चीजें समझाई हैं उनमें से ही। ऑब्वियस सी बात है कि जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसको शायद ये लगे कि ये पता नहीं क्या पेपर चीज बैठ है। है। ठीक है। तो बाकी आप और सर लोगों, पेपर फाइनल हो गया। जी पेपर वगैरह फाइनल होके सब कुछ हो चुका है। सो और थ्योरी कितनी है। अच्छा, थ्योरी जो है मैंने रखी है तकरीबन 10 से 15 मार्क्स की है, जिसमें फिल्टर डिजाइनिंग के ऊपर थ्योरी है। जिस तरह डीएफटी, एफएफटी, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, फिल्टर्स के फायदे क्या हैं, नहीं है डिजिटल फिल्टर्स का क्या फायदा, इस तरह की जो थ्योरी है। जेड ट्रांसफॉर्म और जो सिग्नल सिस्टम्स, इस तरह ये जो हमने पढ़ी है ना चीजें, इनको पढ़कर आइएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को हो जाएगा पेपर। टाइम का स्पेशली बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये फाइनल पेपर है। इसमें जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें ये नहीं है कि आपने 5 मिनट लेट दे दिया, 10 मिनट लेट दे दिया एक्सेप्ट हो। हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जो भी ड्यू टाइम है उससे आपका ज्यादा टाइम हो गया तो पेपर इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो टाइम है उसके बाद आपके पास ई एल एम एस पर ऑटोमेटिकली वो गायब हो जाएगा, जो आपके पास कोर्स शो होता है ना, क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए शो होगा जिस टाइम आपका पेपर चल रहा होगा। सो लेकिन नेट भी स्लो होती है ना सर। ठीक है। उसके लिए आप लोगों को बैकअप मैंने पेपर में ऑलरेडी लिख दिया है, और यहाँ पर भी शायद मैंने कल इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, मैं दोबारा भी बता रहा हूँ। उसका तरीका ये है कि आप जब पेपर करें, इन केस कोई इशू होता है ईएलएमएस पे, तो आप लोग जो है ना विद इन ड्यू टाइम पेपर को ईमेल कर देंगे, जो मेरी ईमेल एड्रेस गिवन है, जो ऑलरेडी मैंने ईमेल दी हुई है मिड और क्विज असाइनमेंट्स के लिए। तो उस पे आप जी। ना भेज देंगे ईमेल, ताकि बाद में कोई इशू ना हो। ये बैकअप के तौर पे पेपर वैसे 3 घंटे का होता है, मगर सिर्फ 1 घंटा जो है आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि तस्वीरें लेकर पीडीएफ में कन्वर्ट करके उस पीडीएफ को आप लोगों को अपलोड करने के लिए एक एक्स्ट्रा 1 आवर दिया हुआ है।
तो मेक श्योर करें जब वो पेपर मिले तो उसको पहले ही 3 घंटे में कर लिया करें। और उससे भी सेफ प्रैक्टिस ये होगी कि आधा पेपर करके पहले उसका तस्वीरें लें और पीडीएफ पे अपलोड कर दें एक सेक्शन, ठीक है, और उसमें लिख दें, और उसके बाद फिर दूसरा पेपर करके उसकी तस्वीर, ताकि बाद में कोई इशू भी हो तो आपका आधा पेपर ऑलरेडी सबमिटेड हो। क्लियर है? लेकिन वो इस तरह होगा ना, फिर अलग अलग हो जाएगा, आधा पेपर अलग पीडीएफ में, आधा अलग चीज में। हाँ, तो 2 पीडीएफ में भी हो गया, कोई इशू नहीं है, मगर ये सिर्फ बैकअप कर रहा हूँ। अगर फॉर सपोज पेपर आपका 1 घंटा पहले खत्म हो जाता है, फिर तो आप पहली वाली पीडीएफ डिलीट करके नई पीडीएफ अपलोड कर दें कंप्लीट वाली, तब भी एक्सेप्टेबल है। सिर्फ आप लोगों सही की, है। अदरवाइज 2 पीडीएफ मेरे लिए टफ होंगे, हर एक स्टूडेंट के लिए दो दो, मगर मैं आप लोगों की सहूलत की वजह से ये बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये हो गई बात। अच्छा, पीडीएफ में जो मैंने स्पेशली ना आप लोगों को एक बात की, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से लिख रहा होता है, तो मैं जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मैंने कहा था कि आप लोग जो है कुछ इस तरीके से नाम लिखें। मैंने, ये नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे मेरा जो लिख रहा हूँ? अब सपोज करें आप फाइल दे रहे हैं, फाइल आपका नाम पीटी जो सीएमएस आईडी है, सपोज करें 123 है 2020, ये लिखकर इस तरीके के बाद फिर आप अपना नाम लिखें। उसके बाद अगर पेपर पार्ट्स में है तो लिख दें पार्ट 1, अगर पार्ट्स में नहीं है तो पार्ट 2, जो पार्ट्स नहीं है तो फिर सिंपल ये कर दें। ये पे नाम होना चाहिए आपकी फाइल का। बात समझ में आ रही है? सही है। अदरवाइज ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी का नाम नहीं लिखा होता, किसी ने सीएमएस आईडी नहीं लिखी होती, किसी का क्या मसला है, तो जनरल मैं के। मैं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ 360 2015 असदुल्ला डीएसपी। ठीक है, तो अब मैं ये पैटर्न लिखे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हाँ, ये ये फाइल। लिखता हूँ, यही सो यही लिखता हूँ। ठीक है, गुड। सो ये था जो मुझे आप लोगों को बताना था। ये पेपर्स के इंस्ट्रक्शंस ओवरऑल ये थे। इसके अलावा आप लोगों को कोई पूछना था पेपर में, बाकी न्यूमेरिकल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, डीएफटी, एफएफटी, जो है डीटीएफटी, इन सब के न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ना आप लोगों को करवाए, और मेरे लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड हैं उसमें तो डिटेल में मैंने एक समझाया हुआ, और इंटरेक्टिव सेशंस में भी ऑलमोस्ट मैंने सारे रिवाइज किए हैं। अच्छा, जो बाकी पोर्शन है पेपर का, पेपर में डिजिटल फिल्टर्स डिजाइनिंग का अच्छा खासा क्वेश्चन है। अच्छा, उस क्वेश्चन में ऑब्वियसली बात है, ये जो लेक्चर्स है मेरे लास्ट 2-3 लेक्चर्स हैं, जो स्लाइड्स में भी और वहां पर लेक्चर रिकॉर्डेड में भी, और हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस भी किया था इंटरेक्टिव सेशन में, सिर्फ आप ही पार्टिसिपेट किया, आपने किया था, तो उसमें भी मैंने ये डिस्कस कर लिया है। ये जो है ना डिजिटल फिल्टर्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, फिल्टर डिजाइनिंग के ऊपर। अब इसको कोई क्यूरी हो, उसमें कोई चीज पूछनी हो तो मुझसे पूछ लें, या कोई डिस्कस करनी हो तब भी मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और सही पेपर ये स्लाइड में से हो जाएगा। आप पे स्लाइड्स को देख लेंगे, अगर चीजें समझ में इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक्स वही हैं, उसी नेचर की प्रॉब्लम्स हैं, कोई इस तरह नहीं है कि आपको बताया पढ़ाया हो A+B और दिया हुआ हो कोई A³ + B³ + C³ इस तरह नहीं है। A+B पढ़ाया तो A+C पूछा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल। सो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, अगर हुई हुई है तो आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह सही है। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, हर फिल्टर के अपने अपने फायदे हैं, नुकसान हैं, और ये फिल्टर्स की डिजाइनिंग का मैं कोई रिव्यू करवा दूं ये फिल्टर डिजाइनिंग का। फिल्टर डिजाइनिंग के जो ना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, बस सिर्फ समझने की बात ये है कि इस फिल्टर डिजाइनिंग में आपको सही जो है प्रॉब्लम को समझना है, और उसमें सही जो फार्मूला अप्लाई करना, सारे फार्मूला विद एग्जांपल्स ऑलरेडी समझाए हुए हैं। अब जैसे कि फॉर सपोज हम ये देखें, ये जो है हमारा फिल्टर डिजाइन में, डिजिटल फिल्टर्स में ये सबसे पहला जो ये फिल्टर है वो है FIR। अच्छा, FIR फिल्टर कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास जो है फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस कहते हैं। अच्छा, दूसरे होते हैं हमारे जो IR में क्या होता है? IR वो फिल्टर्स होते हैं जिसमें हमारे पास आउटपुट फीडबैक होके नहीं आता, यहाँ पे सॉरी FIR में आउटपुट फीडबैक होके नहीं आता। आप यहाँ पे देखें तो ये ट्रांस इक्वल के पास सारे कौन से हैं? सारे एक्स वाले टर्म्स हैं, और अगर यहाँ पे गौर करें तो एक्स वाले टर्म्स ही हैं प्लस वाई वाले टर्म्स भी हैं, क्योंकि इसमें आपके पास आउटपुट फीडबैक होता है।
होकर आता है आईआर फिल्टर में, ठीक है। सो ये जो फिल्टर इस तरीके से, इस वजह से दोनों की डिजाइनिंग और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने अपने, तो यहाँ पर इनके बीच में ये क्राइटेरिया बताया हुआ है कि आपको कब से कौन कौन सा फिल्टर चूज करना है। सपोज करें अब the choice between FIR IR large depend on relative advantage to filter, मतलब अब फॉर सपोज आपको एक खास किस्म का काम रिक्वायरमेंट है, तो उसमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें FIR सिलेक्ट करना है IR। ये ऐसे ही मैं कहूँ, फॉर सपोज आपको किसी काम के लिए मोटर चाहिए, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका उस काम के लिए डीसी मोटर अच्छा है, एसी मोटर अच्छा है। तो डीसी में भी कौन सी टाइप का मोटर अच्छा है, सीरीज, शंट, हाइब्रिड, मतलब ये क्या होते हैं, हालांकि दोनों का काम ये रोटेट करवाना, मगर क्या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट, स्पीड, टार्क, स्टेबिलिटी, रोबस्टनेस, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको इकोनॉमिकल, वेट वगैरह, ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए आप दोनों मोटर में से कोई एक मोटर सिलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से FIR IR दोनों फिल्टर्स हैं, दोनों डिजिटल फिल्टर्स हैं, एक ब्रॉड कैटेगरी है, मगर इनमें से कौन सा कब यूज करना है ये डिपेंड लार्जली करता है आपकी अपने उस काम की रिक्वायरमेंट, पैरामीटर्स, उस पे, ठीक है। अब वो पैरामीटर्स को सिलेक्ट करते वक्त कुछ चीजें आपको FIR IR की जो चीजें जहन में होंगी तो आपको आसानी होगी कि भैया इस काम के लिए मुझे IR चाहिए, इसके लिए FIR चाहिए। अच्छा, वो पॉइंट्स जो है ना समराइज की हुई है कुछ, वो क्या है, FIR filters can have an exactly linear phase response. The implication of this is that no phase distortion is introduced into the signal by the filter, whereas the phase response IR filter is non-linear, especially at, अच्छा, क्या होता है कि आपके पास जो FIR के फिल्टर्स के जो मुझे फेज जो रिस्पांस होता है वो FIR का फिल्टर्स का लीनियर फेज होता है, उसमें उसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो फाइनल आउटपुट आएगा सिग्नल का, उसमें कोई भी जो फेज डिस्टॉर्शन नहीं होती, और हालांकि आपके पास IR फिल्टर्स में नॉन लीनियर रिस्पांस है। Okay, so FIR filters are realized non-recursively and are always stable, ठीक है। FIR filters क्योंकि उसमें आउटपुट फीडबैक होकर नहीं आता तो वो हमेशा स्टेबल होते हैं, और जो IR फिल्टर्स हैं उसमें ये बड़ा इश्यू होता है, वो डिपेंड करता है कि फीडबैक किस तरीके से आ रहा है, क्या आ रहा है, और उस हिसाब से उस फिल्टर्स की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी कोई हमेशा कंफर्म नहीं है कि स्टेबल होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का फीडबैक और कैसे आ रहा है। The effect of using a limited number of bits to implement the filter, such as round off noise and coefficient quantization error, are much less severe in FIR than IER, ठीक है। सो FIR फिल्टर्स में जो राउंड ऑफ नॉइज, कोएफिशिएंट, क्वांटाइजेशन एरर, इस तरह के जो है ना, वो कंपैरेटिव FIR फिल्टर्स में जो है आपके पास कम है, IER में वो ज्यादा है। अच्छा, FIR filters require more coefficient for the sharp cutoff filters than IR। अच्छा, जो फिल्टर्स में जो इक्वेशन मैंने बनाई थी, ये नजर आ रहा है, FIR फिल्टर्स में कोएफिशिएंट ज्यादा चाहिए होते हैं आपको एज कंपेयर टू दी IR, ठीक है। शार्प कट ऑफ के लिए, शार्प कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि मिसाल दो आपको ये 1 किलोहर्ट्ज पे ये ना ऑल ऑफ सडन ये जो नजर आ रहा है एक शार्प, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कट ऑफ हो जाए, तो इस तरह के कट ऑफ को हम शार्प कट ऑफ कहते हैं। अब सपोज करें ये हो, अब इस तरह के रिस्पांस हो, तो ये शार्प कट ऑफ नहीं है, ये क्या रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, और एक ये जो फार आ रहा है, तो इस तरह का ये शार्प कट ऑफ होता है, ठीक है। जिस तरीके से रोड पे जा रहे हैं एक स्मूथ कर्व होता है कि ऑल ऑफ द सडन जो है एक जो ठीक है, तो ये जो है आपको आई होप के ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। दस फॉर गिवन एम्पलीट्यूड रिस्पांस प्रिसिजन मोर प्रोसेसिंग टाइम एंड स्टोरेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर FIR फिल्टर। अच्छा, अब क्योंकि कोएफिशिएंट ज्यादा हैं तो इट मींस आपके पास प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा चाहिए और स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए। यहाँ पर FIR का फिल्टर का एक ना डिसएडवांटेज होता है एज कम्पेयर टू IR फिल्टर, मतलब एक ही काम अगर FIR और IR सपोज करवाते हैं तो FIR फिल्टर वहां पे ज्यादा कोएफिशिएंट होंगे, तो वहां पे प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा लगेगा, स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए, और IR को उसको कंपेयर में कम लगेगा, मगर हर किसी के अपने अपने वो जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज है,
ठीक है, जो मैंने अभी पिछले 3-4 जिक्र किए हैं, नंबर ऑफ बिट्स, क्वांटाइजेशन एरर एंड सो ऑन। अच्छा, एनालॉग फिल्टर्स कैन बी readily transformed into equivalent IR digital filters meeting the similar specification. This is not possible with FIR filters as they have no analog counterpart. ठीक है। अच्छा, इम्पोर्ट मजे की बात ये है कि जो हमारे पास जिस तरीके से हम फिल्टर डिजाइन करते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू, और ये जो सारे फिल्टर्स जो एनालॉग जिसको फिल्टर्स कहते हैं, एनालॉग जो टेक्निक्स के थ्रू, उन सारों को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं आईआर फिल्टर्स में। ठीक है, मतलब आईआर फिल्टर आपको चाहिए तो एनालॉग मिसाल बना हुआ है ना जो इक्वेशन एनालॉग फिल्टर की, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं आईआर फिल्टर्स में, मगर एफआईआर फिल्टर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एफआईआर फिल्टर्स में का कोई भी ऐसा जो एनालॉग जो क्या कहते हैं कि नहीं है पार्ट, एनालॉग पार्ट नहीं होता, वो है ही डिजिटल फिल्टर। और आईआर में जो फिल्टर्स होते हैं उनको हम ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम एनालॉग फिल्टर। अच्छा, जो आईआर फिल्टर्स की डिजाइनिंग का मैकेनिज्म है, जो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे समझाया, वो हम ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा इस डोमेन में, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे जो हमारे इस डोमेन में डिजिटल फिल्टर में। ठीक है, तो ये जो है अगर इन दोनों को जनरलाइज करें तो आईआर फिल्टर्स को तब हम यूज करते हैं जब बहुत शार्प कट ऑफ चाहिए होंगे। ठीक है, और एफ आई एफ फिल्टर्स को तब हम यूज करते हैं जब हमें कोई भी फेज डिस्टॉर्शन को हम चाहते हैं कि फेज डिस्टॉर्शन बिल्कुल ना हो, तो उस टाइम जो है हम एफ आई आर फिल्टर्स को यूज करेंगे। सो ये हो गया ओवरऑल जो आप लोगों का एफ आई आर आई आर के एक कंपेरिजन। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं फाइनाइट इम्पल्स एफआईआर, ठीक है। एफएफआर, हाँ, एफआईआर। अब ये अगेन इनके प्रॉब्लम्स वीडियो लेक्चर्स में जो है ना मेरे डिटेल में सॉल्व करवाए किए हुए हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे क्विकली बता देता हूँ। अब इसका क्या है कि ये एक जनरलाइज एफ आई आर फिल्टर्स की क्वेश्चन है। अच्छा, फिल्टर डिजाइनिंग का एक्चुअल मतलब ये होता है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना B1 B इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकालना। ठीक है, एक्चुअल जनरल में सेंस में कहूँ तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक नाम पे आते हैं, रीजन फॉर द नेम ए फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस फिल्टर, द यूनिट इम्पल्स रिस्पांस कंसीडर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, एक्चुअल में फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है महदूद, इनफाइनाइट का मतलब होता है लामहदूद, अगर उर्दू में डायरेक्टली ट्रांसलेट करें तो इम्पल्स रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि जो आप सिस्टम को जब एक इम्पल्स एज ए इनपुट दें तो आउटपुट में जो उसका रिस्पॉन्स आएगा उसको हम कहेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर आपके पास वो रिस्पॉन्स लिमिटेड है, महदूद है, मतलब इनफाइनाइट तक की नहीं जा रहा, तो हम कहते हैं उसको फाइनाइट पर रिस्पॉन्स। तो उस वजह से जाहिर बात है ये बात सेंस भी दे रही है, इसमें जो भी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज या टर्म्स होंगे यूनिट पर तो लिमिटेड ही होंगे। ठीक है, नाम से पता चल रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो उसका जब लिमिटेड है तो इट मींस जो उसकी जो क्या कहते हैं रियल टाइम की ड्यूरेशन भी लिमिटेड होगी। तो वो ड्यूरेशन एक्चुअल में क्या होती है उसको हम कहते हैं फिल्टर लेंथ। ठीक है, जो कि m+1, अगर फॉर सपोज m+1 टर्म्स है तो m+1 जो है वो फिल्टर लेंथ कहेंगे। अब मैं आता हूं डायरेक्ट जो है इन प्रैक्टिस वी कैन रियलाइज द रीजन ऑफ अप्रोक्सीमेशन टू दिस मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग यूजिंग द फोरियर मेथड। अब डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है फिल्टर्स की डिजाइनिंग होती है। अच्छा, एक फोरियर मेथड, फोरियर मेथड का अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन में हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई एक ओके जस्ट 1 सेकंड। हेलो, जी जी सर। ओके सॉरी, मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए पॉज की थी, मेरे पास नेटवर्क पे कॉल आई हुई थी। सो अच्छा, सर ये लैब कब से स्टार्ट होंगी? अभी हम ये कंप्लीट कर लें, इसको फाइनलाइज करते हैं डिस्कस। ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ना, देखो जो हम इतनी पूरी प्रिपरेशंस कर रहे थे, हमने सिस्टम्स पढ़े, टाइप्स ऑफ सिग्नल, टाइप्स ऑफ सिस्टम, उसके नाम, उसके फिर स्पेसिफिकेशन भी, कन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी, ये एक्चुअली में सारी चीजें पढ़ने का एक्चुअली में मकसद क्या था, वो यही होता है कि आप जो अपना नेट रिजल्ट उस चीज को अप्लाई करते जाएं,
करने जाएंगे तो उन टूल्स की मदद से आप अपना जो है ना मेथड डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर हमें वो जो है कॉन्सेप्ट हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने पिछले पढ़ कर हैं। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म में, फोरियर ट्रांसफॉर्म का हम मेथड पढ़ के आए। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि हम जो एक सिग्नल है, मिसाल दो कोई भी सिग्नल हो, एक्स ऑफ एन को हम ज्यादा पढ़ते आए और एच ऑफ एन से हम ना इम्पल्स रिस्पांस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस इम्पल्स रिस्पांस का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो बन जाता है आपका इम्पल्स रिस्पांस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। और उसका इनवर्स भी है जिसको हम कहते हैं कि फोरियर पेयर ट्रांसफॉर्म पेयर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सपोज करें टू इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ डिजाइनिंग, वो ऑब्टेन अ डिजाइन फॉर आइडियल लो पास फिल्टर। सपोज करें लो पास फिल्टर आप डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो आपके पास आइडियल लो पास फिल्टर कौन सा होता है कि जिसमें आपके पास ये जो इम्पल्स रिस्पांस हो उस खास स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के लिए, मतलब कोई भी फॉर सपोज 0 से लेके 1 किलोहर्ट्ज तक आप जानेंगे सिग्नल पास हो, या 2 से लेके 3 जो भी हो, सो उन सिग्नल्स को जो है आपको क्या कहते हैं कि पास हो, बाकी ब्लॉक हो, तो इट मींस उन सिग्नल्स को उस दौरान जो आपके पास मैग्नीट्यूड हो 1 होना चाहिए और फेज 0 होना चाहिए। और बाकी रिमेनिंग पार्ट्स के लिए, मतलब जो 1 फॉर सपोज 1 किलोहर्ट्ज तक पास करने हो तो ग्रेटर देन 1 किलोहर्ट्ज जो लो पास फिल्टर्स उन फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर दे, इट मींस उसका मैग्नीट्यूड 0 हो। ये एक जनरल आइडियल केस होता है, मतलब कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इट मींस आपके पास जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के लिए ये जो माइनस ओमेगा से लेके प्लस ओमेगा तक जो है आपके पास मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। और ये किस में हमने लिखा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अगर इसको हम टाइम डोमेन में करें तो इस विथ हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हमारे पास लिमिट्स भी मिल गई, और ये हमें टाइम डोमेन में एक लो पास फिल्टर्स की आइडियल केस में एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। और ये वो इक्वेशन को सम करेंगे वो बनेगी ये, ओके, ये गुड हो गया। अच्छा, अब अब हम आते हैं कि जो इसका रिस्पांस पे, अब इसको विद द हेल्प ऑफ दी क्या कहते हैं, ये पूरा जनरलाइज सॉल्व किया हुआ है। मैं आपको उससे एग्जांपल्स के साथ समझाना चाह रहा था। अच्छा, अब क्या होता है, ये रिस्पांस आ गया, दिस इम्पल्स रिस्पांस इज इनफाइनाइट इन लेंथ। मसला ये है कि इसमें जो n की वैल्यू है वो माइनस से लेके इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, मतलब इनफाइनाइट इन लेंथ, दैट इज फिल्टर वुड बी रिक्वायर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोएफिशिएंट। n की इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि आपके पास इनफाइनाइट लेंथ के लिए इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी दुनिया का आज के दौर में भी कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर उसमें भी मेमोरी बहुत बड़ी ज्यादा होती है मगर इनफाइनाइट नहीं होती। तो आपको क्या करते हैं, चीजों को लिमिट करते हैं जो मेजर पार्ट है उसके अंदर, जिसको हम कहते हैं कि ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है कि आप जो चीजों को इनफाइनाइट में से जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको पिक करके उन पे वैल्यूज निकालें और बाकी रिमेनिंग को स्किप कर दें, तो उसको कहते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट फाइनाइट नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। जिस तरह अक्सर इंजीनियरिंग में ये होता ही है कि हम क्या कहते हैं कि यार ये जो फिल्टर, ये जो टर्म्स हैं ये लेस इफेक्टिव हैं या नॉन सिग्निफिकेंट हैं, सो ऑन करके हम स्किप करते हैं आगे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। ये जनरल कॉन्सेप्ट वैसे ही इंजीनियरिंग होता है। तो इसी तरीके से ट्रंकेट करके इसमें से वो टर्म्स लेंगे जो सिग्निफिकेंट है, बाकी रिमेनिंग को हटा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक इनफाइनाइट जो आपके पास है वो एक फाइनाइट लेंथ में आ जाएगा। द रिस्पांस विल बी नाउ अप्रोक्सीमेशन। हाँ, अभी आइडियल तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, मगर अप्रोक्सीमेटेड होगा। अच्छा, दिस सिंपल रिस्पांस डबल साइड, मतलब डबल साइड का मतलब है माइनस से लेके प्लस तक, क्योंकि इंफिनिटी भी माइनस से प्लस है, ठीक है, शोन द फिगर। अच्छा, इसका रिस्पांस जो है वो ये इस तरीके का है। अब इसमें क्या हुआ, सपोज करें ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है, तो आपका मेजर कंपोनेंट ये है, तो आपने -10 से लेके +10 तक के लिए बाकी स्किप कर दिए, तो क्या हुआ, आपने ये ट्रंकेट कर दिए, ठीक है। ये एक में कॉन्सेप्ट आ गया ट्रंकेट का। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना है, अब इम्पल्स शिफ्ट इम्पल्स रिस्पांस बाय n। अब इसको इम्पल्स रिस्पांस को शिफ्टिंग को हम कैसे शो करते हैं, n-n, जिस तरीके से हम नॉर्मली चीजों को करते हैं। शिफ्ट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ट्रंक शिफ्टेड है ना, ये आ गया और इक्वेशन बन गई ये। अब ये हमारा बन गया ओवरऑल एक इक्वेशन फॉर दी लो पास फिल्टर h ऑफ n। मतलब ये हमारा हो गया इम्पल्स रिस्पांस फॉर दी लो पास फिल्टर इन द कैटेगरी ऑफ FIR। आई बात समझ में। अब
आपको कहा जाए कि भाई मुझे एक इम्पल्स रिस्पॉन्स एक फिल्टर डिजाइन करके दो, FIR लो पास फिल्टर डिजाइन करके दो जिसकी ये लिमिटेशंस हो। तो इसमें आपको चाहिए क्या, एक ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, ये चाहिए ना। तो अब ये आते हैं एग्जांपल में, वहां से हमें चीजें पता चलेंगी। अच्छा, डिजाइन लो पास फिल्टर विच कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट 200 हर्ट्ज। अब यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कहा क्या 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 कहा गया है हमें कि 200 फ्रीक्वेंसी को, मत इट मीन अगर मैं फिल्टर को यूं कहूं तो ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो 200 हो। हम मुझे ऐसा लो पास फिल्टर, वो भी FIR फिल्टर डिजाइन करके दें। चलो भाई, गुड है। अच्छा, रिलेटेड टू नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलो, यूज द रेक्टेंगुलर विंडो टू ट्रंकेट द इंपल्स रिस्पॉन्स। और फिल्टर की लेंथ जो है 21 क्या है एक्चुअल में, 21 जो आपके पास ये जो यहाँ पर n है ना, ये एक्चुअल में ये है। अच्छा, अब विंडो क्या होता है, विंडो सिर्फ h ऑफ n के साथ जो है आप उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये जो देख रहे हैं विंडो w ऑफ n, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना हमने, ये जो h ऑफ n को डिले किया और उसके साथ ये मल्टीप्लाई करवाया। विंडो क्या है, विंडो अगेन वही मतलब है कि आपने 0 से लेके उस m तक, या जो भी सैंपल्स आप ले रहे हैं तब तक की वैल्यू 1 है और बाकी जगहों पे 0, क्योंकि ट्रंकेट कर रहे थे ना। ट्रंकेट मैंने बताया था ना कि ये जो आपको था, जो 10 हम बीच में वैल्यूज इंपॉर्टेंट लेंगे, बाकी को स्किप कर देंगे। तो मैथमेटिकली उसको हम कैसे करते हैं कि उस रेंज के लिए हम वैल्यू 1 रख दिया जो चाहिए हमें, और बाकी के लिए 0 कर दिया। तो ये उसको हम इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नेट रिजल्ट ये है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए और ये एन चाहिए। तो एन ये हमें मिल गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास यहाँ पे ये रेंज आ गई। अब इस कट ऑफ को, ये जो है कट ऑफ हमें मिल गया। अब इसको पहले कन्वर्ट करना है किसमें, इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को, जो कि 2 अंधेरे सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इसमें ओमेगा सी में। ओमेगा सी किसके बराबर होती है, ओमेगा होता है 2πf के, क्योंकि ये जो है एनालॉग फ्रीक्वेंसी है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिजिटल फ्रीक्वेंसी में, तो उसको सैंपल करना पड़ेगा। तो सैंपल फ्रीक्वेंसी हमें 1 किलोहर्ट्ज दी हुई है। तो 2πf मतलब 200 डिवाइड बाय 100, तो हमें 0.4 पाई मिल गया। 0.4 पाई हमारा क्या हो गया, ये हो गया ये ओमेगा सी। और ये जो लेंथ भी हमें मिल दी हुई है 21 और 20, ठीक है, n-1, तो मतलब 21 - 1 करेंगे 20 बन जाएगा। ये वैल्यूज में पुट करनी है, कैलकुलेटर से मालूम करनी है, हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी। बात समझ में आई? पूरी जो ये मैंने पूरा समझाया ना, उसका नेट रिजल्ट निकला है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में बस 2 पैरामीटर्स आपको चाहिए, क्या, एक चाहिए आपको ओमेगा सी, दूसरा चाहिए आपको एन, ठीक है। तो दोनों चीजें वहां पे दी हुई हैं। ओमेगा सी डायरेक्टली नहीं दी हुई, आपको दी हुई है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को आपने क्या करना है, ओमेगा में कन्वर्ट करना है। यहां तक बात क्लियर होगी? तो आपको मिसाल दो, ये प्रॉब्लम दिया जाए कि आप एक डिजिटल फिल्टर डिजाइन करें, FIR डिजिटल फिल्टर, FIR लो पास डिजिटल फिल्टर। तो उसमें आपको क्या करना है, चेक करना है क्या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अच्छा, बस दोनों, और ये चीज दी हुई है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे आना है, फॉर्मूला नंबर 14, ये अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये जो है 0-1 कहाँ है, ये 0-1 क्या है, n की वैल्यूज हैं, और वो कहाँ तक रखनी है, 0 से लेके m तक रखनी है। तो यहाँ पे 0 से लेके m तक कितनी है, 20। तो ये देख रहे हैं 20 तक आ, 20 तक दी हुई है, ठीक है। तो 20 तक आपको ये कैलकुलेटर में पुट किया, यहाँ पे पहले n 0 पुट किया, m की वैल्यू फिक्स है जो कि 20 है, और ओमेगा आपने निकाला ओमेगा सी 0.04 पाई। तो ये सारी चीजें फिक्स हो गई। वंस कैलकुलेटर में ये सारी जीरो फिक्स करके आपने क्या करना है, जीरो जो n की पोजीशन पहले 0 रखना है, कैलकुलेट सॉल्व किया, फिर n की वैल्यू 1 रखना है। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, 0 पे तो 0 0 ही आएगा, ठीक है। और 1 पे ये जो डिफरेंट वैल्यूज आते जाएंगे, उन वैल्यूज को फिर प्लॉट करेंगे, तो आपके पास ये जो है फिल्टर आ गया। और उसका देख रहे हैं लो पास फिल्टर है, जो कि तकरीबन 200 कट ऑफ तक जो है ना सिग्नल को पास कर रहा है, मैग्नीट्यूड 1 है, और बाकियों को वो ब्लॉक कर रहा है। तो ये हमारा हो गया एक फिल्टर। एग्जैक्ट सेम वे में बाकी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब जिस तरह ये जो पैटर्न है ना विंडो का, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, h ऑफ n को ओमेगा n से मल्टीप्लाई करवाया था, और ओमेगा n क्या थी, ये वैल्यू।
अगर ओमेगा एन को चेंज कर दिया जाए तो डिफरेंट दूसरी विंडो बन जाती है, इसको हम विंडोज बोलते हैं। ठीक है, एक हेमिंग विंडो का ये फॉर्मूला है, तो उसको हम क्या करेंगे, एच ऑफ एन जो ओरिजिनल था उसके साथ ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई करेंगे हेमिंग वाला, तो ये बन जाएगा। कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वही सेम फॉर्मूला है, बस सारी जो है ना चीजें आपको कैलकुलेटर में पुट करनी है, वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब यही सेम प्रॉब्लम है, इसको हम बजाय इसके जो रेक्टेंगुलर विंडो के, अब हम इसको हेमिंग विंडो से करें। कुछ भी नहीं है, ये जो इक्वेशन वाला पार्ट है ना यहाँ तक वही सेम है एच ऑफ एन वाला, और यहाँ पे जो विंडो वहां पे हमने ओमेगा एन रखा हुआ था और उसकी जगह ये आ गया, ये ओमेगा हेमिंग विंडो का फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आई? जी सर। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं। इस तरीके हैंड विंडो का फॉर्मूला है। आसान तो है। अब देखो यही सेम फॉर्मूला है पहले वाला एच ऑफ एन वाला, अब यहाँ पे वो आ गया फॉर्मूला हैंड विंडो का। हालांकि सेम ही प्रॉब्लम है जिसको डिफरेंट तरीकों से रिपीट किया जा रहा है, एंड सो ऑन। ये अच्छा आज का हमारा आखिरी हाई फॉल्ट अभी। हाँ, अब यही सेम काम, अब जो मैंने समझाया ना, हमने क्या किया था, हमने पहले किया था आइडियल वैल्यूज ली थी, किसके लिए हमने वैल्यूज ली थी, लो पास फिल्टर के लिए। अब जाहिर बात है हाई पास फिल्टर भी है। हाई पास क्या करता है कि लोअर फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करता है और हायर फ्रीक्वेंसीज को पास करता है। तो यहाँ पे पहले आपने उसको आइडियलाइज किया, फिर उसका फॉर्मूला निकाला। अब वो फॉर्मूला निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, मतलब अब एच ऑफ एन जो आपका ये बन गया। अब आपको कहा जाए फॉर सपोज कि रेक्टेंगुलर विंडो को यूज करते हुए हाई पास फिल्टर डिजाइन करें, FIR फिल्टर, तो एच ऑफ एन ये होगा, और रेक्टेंगुलर विंडो का जो फॉर्मूला था ना ओमेगा WD का, वो उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, वही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एन दिया होगा और वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास जो है ना कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। ये बिल्कुल वही सेम काम किया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ, हाई पास फिल्टर दिया हुआ है, अब यहाँ पे सैम्पलिंग इंटरवल दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी नहीं दी, इंटरवल, इंटरवल को इन्वर्स करेंगे, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बन जाएगी और उसको ओमेगा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई करके, लेंथ दी हुई है और आपको बस एच ऑफ एन का ये फॉर्मूला पता है आपको। बात समझ में आई? सेम, कंप्लीटली सेम अप्रोच। वही कह रहा हूँ ना, प्रॉब्लम बिल्कुल इजी है, फार्मूलोज में नहीं देखेंगे बहुत कोई कॉम्प्लेक्स। ऑलरेडी ओपन बुक तो है आपके पास, सारी चीजें तो अवेलेबल है, बस पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पर है। अगर आपको वो पता है तो आप इजीली वो प्रॉब्लम जो है ना आप सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ? और कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल समझ में आना चाहिए। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप एक दफा ये फॉर्मूला एंटर कर देते हैं ना, उसके बाद आप सॉल्व करते जाएं और वैल्यूज रिप्लेस करते जाएं, ये उसमें फैसिलिटी होती है। इवन कंप्यूटर जो है ना, आप कंप्यूटर में अच्छे अच्छे बड़े जबरदस्त कैलकुलेटर आए, सारे फॉर्मूला पुट करें और डिफरेंट वैल्यूज पुट जो है इंटर करते जाएं, और आपके पास उनके रिजल्ट आते जाएंगे, तो कोई इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको। बात समझ में आ गई? इस तरीके से बैंड पास करेंगे, बैंड पास का फिर ये फॉर्मूला एच ऑफ एन बनेगा, उसके साथ जो भी विंडो का, अब यहाँ पे हेमिंग विंडो कह रहे हैं ना, हेमिंग विंडो को इस एच ऑफ हेमिंग विंडो का फॉर्मूला इस एच ऑफ डी से फॉर्मूला मल्टीप्लाई करवाएंगे, और वो फॉर्म आपके पास क्या आएगा, ये आ जाए ओवरऑल रिस्पॉन्स आ जाएगा सिस्टम को फिल्टर कर, और उसमें आप जो है वैल्यू लिखते जाएं। बात क्लियर हो गई? जी गुड। अच्छा, अब ये मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो लेक्चर सारे बहुत ही डिटेल में मैंने किए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से IR फिल्टर, अब IR का जिक्र हमने पहले ही जब मैं समझा रहा था शुरू शुरू में ही, तो मैंने जिक्र किया था कि IR फिल्टर्स जो हैं वो ऐसे हैं जिनको एनालॉग पार्ट होता है, मतलब जो आपने इस डोमेन में इक्वेशन बनाए, इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, जेड उसमें डिस्क्रीट डोमेन में। अब उसका तरीका क्या, अब इसमें भी डिफरेंट मेथड्स हैं। एक पोस्ट जीरो प्लेसमेंट मेथड है। पोस्ट जीरो प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक इक्वेशन है ना, मिसाल तौर हमें पोल्स दिए हैं कि भाई ये इस इक्वेशन है, इसकी ये पोल्स हैं। ठीक है, अब ये एक, अब मैं एग्जांपल से डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है इसकी IR फिल्टर की, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन में ये बन जाएगा ये इक्वेशन। ठीक है, सेम है यहाँ पर, ये देखो जनरल इक्वेशन में ये इस तरीके से है कि यहाँ पे इसका x ऑफ वाला पार्ट माइनस y वाला फीडबैक वाला पार्ट ट्रांसफर फंक्शन में करेंगे तो ये वो z ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा, तो उसमें पहले ऊपर z माइनस के यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 प्लस ये यही सेम इक्वेशन को ट्रांसफर करते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, पोस्ट जीरो प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमारे पास पोस्ट और जीरो दिए होते हैं,
अब ये देखो जीरोस एंड पोल्स दिए हुए हैं और हमें पता है कि ट्रांसफर फंक्शन में पोल्स डिनोमिनेटर में होते हैं और जीरो जो होते हैं न्यूमरेटर में होते हैं। ठीक है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, वेल नोन फैक्ट है जो कि हम एसएनएस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पोल्स को अगर जनरल फॉर्मेट में लिखें तो क्या होता है, ये जो जो पोल्स होते हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाइड होते हैं ना, तो ये इस तरीके से उनका इक्वेशन है ट्रांसफर फंक्शन जनरलाइज। तो यहाँ पर आर क्या होता है, आर जो आपके पास होता है रेडियस जो जीरो से लेके यहाँ तक, और जे थीटा उसकी एंगल होती है। तो हम पोल्स से उसमें जो है ना आर की और बाकी वैल्यू निकालेंगे और उसमें प्लेस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो है आपके पास इसका ये रेडियस बन रहा है, तो ये आपको मैं यहाँ दिखा दूं। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब ये जो है आपके पास z माइनस आर, अब ये एंगल क्या है, देखो एंगल हमारे पास यहाँ पे दो पोल है, एक ये पोल है एक ये पोल है। अच्छा ये एंगल जो है ये क्या कहते हैं कि 90 एंगल है जो कि π/2, और ये जो एंगल है ये भी 90 है मगर -90 है। ठीक है, या 270 कहते हैं या 90। तो अब ये 90 है तो लिखा हुआ है ना, ये नजर आ रहा है π/2, और ये देखें तो -π/2 यहाँ पे आ गया। अच्छा, और ये r की वैल्यू फिक्स है 0.937 तो r की वैल्यू यहाँ पर वो आ गई। अच्छा पोल्स हमारे कौन से, क्योंकि पोल्स जो है ये यूनिटी सर्किट कहलाता है, तो ये पोल जीरो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इट मींस एक जीरो z1 पर है और दूसरा जीरो ये z1 पर है और दूसरा z-1 पर है। अगर फॉर सपोज ये जीरो एक यहाँ पर होता और एक यहाँ पर होता तो ये होता 1/5 और ये होता है -1/5। तो मैं यहाँ पे लिखता z माइनस 1/5 z प्लस 1/5। अब यहाँ पर 1 पे डायरेक्ट, तो इस वजह से z माइनस 1 z प्लस 1। ठीक है, ये हो गया, और r की वैल्यूज पुट करके पोल्स की वैल्यूज भी मैंने डिनोमिनेटर में लिख दी। तो ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन बन गया उस फिल्टर का। मतलब हमें सिर्फ पोल्स और जीरो दिए हुए थे, उन पोल्स जीरोस को देखते हुए हमने z ट्रांसफॉर्म में फिल्टर डिजाइन कर लिया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, ये जो अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अच्छा इसको फिर जेड इनवर्स जो हमने मेथड पढ़ा है, जो मैंने लेक्चर पीछे दिए हुए हैं, ठीक है, जेड इनवर्स की मदद से इसको हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल एक डिफरेंस इक्वेशन में। और नॉर्मल डिफरेंस इक्वेशन में जब सॉल्व हो गया तो y के साथ जो टर्म्स होते हैं वो हमारे a कहलाते हैं, और ये हमारा y2 के साथ है तो ये a2 टर्म हो गया। और ये जो हमारे पास y1 है ही नहीं, yn-1 है ही नहीं, इट मींस कोएफिशिएंट 0 है। और ये जो है हमारे पास x के साथ जो टर्म्स होते हैं उनको एक b कोएफिशिएंट के साथ लिखते हैं। तो b जो है यहाँ पर b0 1 हो गया, b0 0, b2 -1, क्योंकि ये bn-2 है, n-2 मतलब b2 यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट्स का। सो इस तरीके से पोस्ट जीरो प्लेसमेंट से हमने एक सिंपल एक फिल्टर के कोएफिशिएंट निकाल दी, क्योंकि नेट रिजल्ट डिजिटल फिल्टर का मतलब, डिजाइनिंग का मतलब है कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज। अब इससे आपको आइडिया ये भी हो जाएगा कि सॉल्व करो आप जो है एक फिल्टर का चाह रहे हैं कि जो उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चेंज हो, तो आपके सिर्फ कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज चेंज होंगी, पूरा का पूरा फिल्टर में कोई और चेंज नहीं आएगी। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है डिजिटल फिल्टर्स का। बात समझ में आ गई? जी तो ये जो है हमारे FIA-IR के फिल्टर्स के डिफरेंट मेथड्स हैं डिजाइनिंग के। ठीक है, और दूसरा तरीका जो है इसमें हमारे पास कन्वर्ट करने के, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत जबरदस्त है। वो पता है क्या है, वो ये है कि आप बजाय इसके कितनी मेहनत करें, आप डायरेक्ट एस की वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ जेड। अब यहाँ पे देखें एस की वैल्यू, ये एक हमें IR फिल्टर दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एस को रिप्लेस कर देंगे इससे। अच्छा ये कैसे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, या इवन ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, डायरेक्ट एस को रिप्लेस कर देंगे इससे, तो हमारा क्या होगा, जो नेट रिजल्ट फिल्टर आ जाएगा, जो आउटपुट आएगा जो फिल्टर आ जाएगा। और यही वही हुआ है, इसको हमने पुट किया इसमें एस को, और इसकी जो है स्क्वायर को खत्म किया, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर इसको रिजॉल्व किया विद थ्रू द एलसीएम, रिजॉल्व करके हमारे पास
h of z आ जाएगा। h of z को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिफरेंस इक्वेशन में विद द हेल्प ऑफ द इनवर्स ट्रांसफॉर्म, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये मैं सिर्फ जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको ऐसे लग रहा है कि हम बहुत जल्दी करें, एक्चुअली में सारे डिटेल में किए हुए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में। अच्छा, अब यही से, अच्छा ये जो मेथड कहलाता है बैकवर्ड डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। अब यही सेम फिल्टर हो, अगर आपको लिखा हुआ कि इसको कन्वर्ट करें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं एग्जांपल्स है ना यहाँ पर आगे, तो उसमें क्या करना है, एस को रिप्लेस करना है इस फॉर्मूले से, वही सेम चीज होगी, मगर क्या होगा, रिप्लेसमेंट एस की अब होगी इसके थ्रू। सिर्फ इसमें फॉर्मूलाज पुट करने की गेम होती है ज्यादातर, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बीएलटी मेथड ऑफ कोएफिशिएंट कैलकुलेशन, अब यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर लो पास तो लो पास है, लो पास हाई पास है, तो इसकी कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, और डब्ल्यू को कौन किस किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, और आपके पास आ गया। अब सपोज करें एक फिल्टर दिया हुआ, डिजाइन अ डिजिटल लो पास फिल्टर टू अप्रोक्सीमेट द फॉलोइंग टर्म। अब ये डिजिटल लो पास फिल्टर को डिजाइन करना है, और ये जो है हमें दिया हुआ है, ये इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें एक्चुअल में करना क्या है, इसमें एक्चुअल में हमें एस की वैल्यू को रिप्लेस करना है और सॉल्व करना है, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि ये पूछ रहा है बीएलटी मेथड के थ्रू करना है, तो बीएलटी मेथड में हमारे पास चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें पहले डब्ल्यूपी निकालेंगे, ठीक, ये वैल्यूज जो दी हुई है ना, इसमें डब्ल्यूपी निकालेंगे, तो ये इसने 150 हर्ट्ज जो दिया हुआ है, इसको पहले उसमें कन्वर्ट किया 2πf के फॉर्मूले में, फिर ये वो इसने हमें ये फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और हम हमारे पास क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज, ये डब्ल्यूपी की वैल्यूज आ गई, ये इसमें पुट किया, और ये जो है, क्योंकि ये हमें क्या चाहिए, लो पास फिल्टर चाहिए, आपकी फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म फंक्शन, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये देखो लो पास टू लो पास, तो लो पास के लिए क्या, एस इज इक्वल टू एस ओवर डब्ल्यू पी, एस इज इक्वल टू, ये देख रहे हैं एस की जगह एस ओवर डब्ल्यू पी, यहाँ पर भी एस ओवर डब्ल्यू पी डैश, एंड वैल्यूज पुट की, इनके इसको सॉल्व किए, और डब्ल्यू पी की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले के तहत यहाँ पे मिल गई, क्योंकि ये यहाँ पे दी हुई है सारी वैल्यूज, ये डब्ल्यू पी देखो दी हुई है, पुट किया, और हमारे पास ये कोएफिशिएंट आ गए, और फिर इसको हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म के तहत कन्वर्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स को एफ आई आई आर को देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, और मेरे ख्याल में जो भी मैंने पूरी कोशिश तो की है कि आप लोगों को मैक्सिमम बेहतर तरीके से समझाऊं। बाकी सर ये बताइएगा कि लैब कब से स्टार्ट होंगी? अच्छा, अब लैब्स को जो है ना अभी स्केड्यूल देंगे इंशाल्लाह, फाइनल एग्जाम्स के फौरन बाद जो है ना हम लैब्स को जो पहले तो रिवाइज करेंगे, जो हार्डवेयर वाली लैब है यूनिवर्सिटी में, और जो सॉफ्टवेयर वाली अपलोड कर दी थी मैंने, जो भी सॉफ्टवेयर पे होते हैं, और उनकी लैब में सबमिशन और रिवीजन का प्रोसेस होगा, कोशिश करेंगे विद इन वीक 2 या जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको वाइंड अप करेंगे ड्यूरिंग द समर, और उसके बाद फाइनल लैब होगी। तो लेकिन अपना ईद से पहले हो जाएंगी ना लैब्स या बाद में? जी, ईद से पहले हो जाएंगी ना लैब्स? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो कि नहीं। क्या होता है कि जो वो भी फाइनलाइज होंगी चीजें, तो इंशाल्लाह आपको शेयर हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर वाली लैब्स है वो तो जारी बात है फाइनलाइज हो जाएंगी, मगर जो हार्डवेयर जिनमें इन्वॉल्व है, जिस तरीके से डीएसपी में हार्डवेयर इन्वॉल्व है, तो वो लैब यूनिवर्सिटी में पहले परफॉर्म होगी, तो देखते हैं ईद के पहले वीक में परफॉर्म हो जाती हैं, तो चीजें पहले वाइंड अप कर लेंगे, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वाइंड अप करें, ठीक है। मेरी तो खैर डीएसपी नहीं है, मेरी तो वो है एम्बेडेड है, एम्बेडेड की लैब है, तो वो आप, सॉफ्टवेयर पेश होगी मेरे लिए। ठीक है, आप अपने टीचर से कंसर्न करें और आपको बेहतर गाइड करेंगे, चलो ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब डीएसपी में अगेन मैं बार बार रिपीट कर दूं कि कोर्सेज पूरा इंपॉर्टेंट है, मगर स्पेशली आफ्टर द मिड वाला पार्ट, जिसमें जेड ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, डीएफटी, डीटीएफटी, एफएफटी, इन सब के प्रॉब्लम्स, और साथ साथ में एफएफटी के जो बटरफ्लाई डायग्राम जो समझाए थे वो, और फिल्टर डिजाइनिंग, स्पेशल एफआईआर आईआर फिल्टर डिजाइनिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके स्लाइड्स को देख लें, इनके लेक्चर्स को देख लें, कहीं क्यूरी हो मुझसे 30 मई जून तक 30, आप जैसे बात है पेपर वाले दिन तो नहीं, उससे पहले के दिन तक आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। और एज फार एज दी माई फीडबैक इज कंसर्न रिगार्डिंग योर, आई थिंक आपने पार्टिसिपेट किया है, बाकी तकरीबन पार्टिसिपेशन जो है ना
ऑलमोस्ट नियर टू 0 है बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से. So hopefully you will able to crack the paper easily. इंशाल्लाह सर. ओके, बस इसी के साथ मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.